I'm Dr. Kalpana, educator at Entomology Adda. I welcome you all to my lecture series on entomology. In previous lecture, you learned about insect exoskeleton. Today, you will learn about cuticular appendages and endoskeleton. So before moving forward, let me give you a recap of previous lecture. In previous lecture, you learned about different layers of the exoskeleton, basement membrane, epidermis, and cuticle, and its composition also you studied. Today you will learn about the appendages which are originating from this exoskeleton. Okay, moving forward. So these cuticular appendages which are originating from the exoskeleton, जो हमारे इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन से जो appendages निकल रहे हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, इधर नॉन सेल्यूलर और सेल्यूलर। जो आपका नॉन सेल्यूलर है मतलब जो हमारी सेल्यूलर लेयर है एक एपिडर्मिस, उससे तो नहीं निकल रही है, नॉन सेल्यूलर है, उस सेल्यूलर लेयर से नहीं ओरिजिनेट हो रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव नो एसोसिएशन विद द एपिडर्मिस बट दे आर रिजिडली अटैच्ड। इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर हैं बट ये बाहर से हैं, यानी अंदर से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं, ऊपर की सरफेस से हैं, जो सबसे बाहर की लेयर है हमारी जो क्यूटिकल है वहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, राइट। इसमें हमारे जैसे लार्वा के ऊपर माइन्यूट हेयर्स होते हैं, दे कैन बी non-cellular or thorns in the different insect. These are also non-cellular appendages. फिर आते हैं हमारे सेल्यूलर। सेल्यूलर मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, जो appendages होंगे, they will be originating from the epidermal layer. तो इनका यानी epidermal association है। So under this cellular attachment, we have unicellular or multicellular type of appendages. कुछ होंगे हमारे जो सिंगल सेल वाले होंगे, कुछ हमारे मल्टीपल सेल वाले होंगे। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स हियर। हियर यू कैन सी हनी बी। इन केस ऑफ हनी बी, जो आप बाहर से कोटिंग देखते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, क्लोथिंग हेयर्स कहते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी ये सिंगल सेल के बने हुए। नेक्स्ट इज ब्रिस्टल्स which are present in case of flies. Flies के केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ड्रोसोफिला है, ये hair like structures हैं, these are bristles. And third one is scales in case of butterflies and moths. आप कभी बटरफ्लाई को टच करते हैं या फिर जब बटरफ्लाई डस्टिंग करती हैं तो उनके कलरफुल स्केल्स हमारे हाथ में आ जाते हैं, तो these are flattened outgrowth of unicellular appendages. तो ये बटरफ्लाई के केस में होते हैं, मॉथ के केस में होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्लैंडुलर सीटा। तो आपने कैटरपिलर के केस में देखा होगा कुछ में ये ग्लैंडुलर फॉर्म में हेयर्स होते हैं, दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एपिडर्मिस एंड दीज आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर, दीज आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीटा। ये ऑलरेडी मैंने आपको ड्यूरिंग बॉडी वॉल जब मैं आपको एक्सोस्केलेटन पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था, जो एपिडर्मल लेयर होती है इसमें कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होके सीटा फॉर्म करती हैं। हियर यू कैन सी ये आपकी ट्राइकोजन सेल थी और ये स्किन के बाहर सीटा फॉर्म कर रही है, राइट। तो ये ट्राइकोजन सेल है हमारी ऑरेंज, एंड इसको सपोर्ट करने वाली कुछ सेल मैंने बताई थी जो नेबरिंग सेल है उसको सपोर्ट करती हैं, दोज आर कॉल्ड टॉर्मोजन सेल्स, राइट। तो ट्राइकोजन टॉर्मोजन सेल्स आर कमिंग अंडर दिस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, और जो सीटा फॉर्म कर रही है दैट इज ट्राइकोजन सेल, राइट। व्हेन वी आर स्टडिंग द अरेंजमेंट ऑफ सीटा, जब हम सीटा का अरेंजमेंट देखते हैं स्किन में, दिस इज कॉल्ड चीटोडेक्सी। This is important for your multiple choice question. Next coming to the multicellular structure. तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हमने बहुत सारे देख लिए। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हमारे इधर इट विल बी स्पर और स्पाइन, यानी स्पर जो होगा हमारा और स्पाइन जो होगा हमारा, वो आउटग्रोथ जो होगी इधर इट विल बी मूवेबल और इमूवेबल। जो मूवेबल होगी वो स्पर कहलाती है, जो इमूवेबल है, जो नहीं मूव करती है, दैट इज स्पाइन, राइट। तो इन केस ऑफ इंसेक्ट लेग, दोनों इंसेक्ट के लेग के इमेज हैं।
हियर यू कैन सी ये जो आउटग्रोथ है ये मूव हो सकती है, ये टिबियल स्पर है, बट जो ये स्ट्रक्चर्स हैं दे कैन नॉट मूव, इनमें मूवमेंट नहीं देखा गया है, इनको स्पाइन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूटिकुलर अपेंडेजेस। तो एक्सोस्केलेटन से जो अपेंडेजेस निकल रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, आउटग्रो हो रहे हैं, आपको पता चल गया है। डू यू नो apart from exoskeleton, insect also have pseudo endoskeleton। हमारी तरह इंसेक्ट में बोन्स का एंडोस्केलेटन नहीं होता, एक प्रॉपर स्केलेटन नहीं होता मसल अटैचमेंट के लिए, बट इनको भी मसल अटैचमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। सो नेचर हैज गिवन देम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जो मसल अटैचमेंट का काम कर रहा है, मसल अटैचमेंट के लिए एरिया दे रहा है और इसको इंटरनली सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसको हमने एंडोस्केलेटन बोल दिया, राइट। तो हियर वी कैन सी जो क्यूटिकुलर ग्रोथ है, जो आपने इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन देखा, वही एक्सोस्केलेटन आउटग्रो होके अंदर जाएगा, इसी को हम बोलेंगे एंडोस्केलेटन। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो सेम ओरिजिन है इसका, जैसे बॉडी वॉल का ओरिजिन एक्टोडर्मल था, इसका भी ओरिजिन एक्टोडर्मल है। जो क्यूटिकल वाली लेयर थी वही इनग्रो हो जाती है। इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। तो ये जो हमारी स्किन थी, जो हमारा एक्सोस्केलेटन था, जो डिफरेंट लेयर्स इसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिडर्मिस और ऑल द लेयर्स, ये अंदर की साइड, इंसेक्ट की बॉडी में अंदर की साइड इन्वाजिनेट होके मसल्स के अटैचमेंट के लिए एरिया दे रही हैं, ठीक है, जिससे डिफरेंट ऑर्गन्स भी अटैच रहते हैं अपने प्लेस पे। तो इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को कंबाइनली बोलते हैं एंडोस्केलेटन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब मसल्स अटैचमेंट के लिए जो साइड मैंने बताई, अंदर की साइड इन्वाजिनेशन है, ये दो टाइप के होंगे। मतलब जो आपकी क्यूटिकल है अंदर की साइड इन्वाजिनेट जब होगी तो दो तरह से हो सकती है, ईदर इट विल फॉर्म हॉलो इन्वाजिनेशन और सॉलिड इन्वाजिनेशन। तो हॉलो इन्वाजिनेशन में क्या है, जब ये हमारी एक्सोस्केलेटन अंदर की साइड जब इन्वाजिनेट हो रही है तो बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये खोखला स्पेस, जब ये खोखला रह जाता है, मतलब स्पेस रह जाता है, रिज बन जाती है, तो इसको कहते हैं हॉलो इन्वाजिनेशन। जब इसमें ऐसा कोई स्पेस नहीं रहता है, जैसे स्पाइन लाइक, मतलब एक लाइन दिख रही है आपको बस, इसको कहते हैं सॉलिड इन्वाजिनेशन। तो हॉलो इन्वाजिनेशन का जो प्रॉपर टर्म है दैट इज एपोडीम, और सॉलिड इन्वाजिनेशन के लिए हम बोलते हैं एपोफाइसिस, राइट। तो हियर यू कैन सी जब ये इन्वाजिनेशन बन रहे हैं, ये मसल अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो hollow invagination is apodine, apophysis is solid invagination. So this is how the muscle attachment sites are giving strength from inside to the insect. So this is all about insect exoskeleton and endoskeleton. Hope you understood the lecture. Please subscribe to my channel Entomology Adda. Thank you.